हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुरिस एकेडमिया। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ओवरव्यू देखा था हमने कि यूपी एपीओ में जो भी हमें लगता था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि सीआरपीसी को बीएनएसएस से को रिलेट किया, क्या क्या चेंजेस हुए, उनकी इन्फोर्समेंट डेट दोनों की क्या थी, फिर टोटल चैप्टर टोटल सेक्शन क्या है, क्यों चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी, ये भी रीज़न हमने देखा था। एंड देन फिर हमने कितने न्यू सेक्शंस ऐड किए गए, कितने न्यू सब सेक्शंस ऐड किए गए हैं, फिर कितनों को रिप्लेस किया गया, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। ठीक है, न्यू डेफिनेशंस जो ऐड किए गए हैं बीएनएसएस में जो कि सीआरपीसी में नहीं थे, उन सारे डेफिनेशंस के साथ डील किया, जो कि हम इन डिटेल आगे की क्लासेस में करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हमने देखे थे, लाइक प्लीडर की अगर हम बात करें तो प्लीडर रिपील कर दिया गया था जो कि सीआरपीसी में था बट बीएनएसएस में नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज के जो भी पोस्ट हैं उनको एबॉलिश कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबसे लोएस्ट कोर्ट बना दिया गया। देन हमने प्रोसिक्यूशन रिलेटेड रिफॉर्म भी देखा कि डायरेक्टरेट और प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, उनमें क्या क्या न्यू पोस्ट आई हैं, फिर क्या क्या उनके क्वालिफिकेशन क्या होंगे, कितने तक के ऑफेंसेस की पनिशमेंट को कौन कौन डील कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफआईआर के प्रोविज़न से। ठीक है, एफआईआर की अगर हम बात करें तो हमें पता है एफआईआर क्या होता है। एफआईआर सबसे पहले तो सबको पता है, इट इज़ नोवेयर डिफाइंड, नोवेयर डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एफआईआर में क्या क्या चेंजेस किए गए, तो एफआईआर में सबसे पहले तो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे सेक्शन 173 में। ठीक है, तो ज़ीरो एफआईआर का क्या मतलब था? ज़ीरो एफआईआर का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर रजिस्टर कराते हो जहाँ पे उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है नोट करने की, एफआईआर रजिस्टर करने की, और या फिर वो मैटर उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं आता है, तो वो जो एफआईआर रजिस्टर करते थे वो ज़ीरो एफआईआर मानी जाती थी। ठीक है, तो लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, ज़ीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा था या कहीं पे भी उस प्रोविज़न को डील नहीं करा गया था हमारे सीआरपीसी में। बीएनएसएस में क्या किया गया है, उस प्रोविज़न को 173 के सेक्शन में ऐड ऑन किया गया है और उस प्रोविज़न को एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारा ललिता कुमारी का केस है उसमें ही बताया गया था कि एफआईआर को रजिस्टर करना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है, बीएनएसएस में इंक्लूड किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि अगर आप कोई भी एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हो, फाइल करते हो, तो उस केस में उस एफआईआर पे 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, साइन करना है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो 173 क्लॉज 3 में पहले क्या था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते तो थे, लेकिन उसमें क्या था, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं लगाई गई थी कि कितने टाइम के अंदर आपको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या है, सबमिट करनी है। ठीक है, लेकिन बीएनएसएस में क्या है, वो टाइम बाउंड कर दिया गया है। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट क्यों की जाती है कि कोई भी ऑफेंस अगर 3 साल से ज़्यादा या 7 साल से कम जो है पनिशेबल है, उस केस में आपको ये लगता है कि कोई भी उस ऑफेंस में या उस केस में आपको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि उस केस में सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप केस में प्रोसीड कर जाएंगे, और अगर सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है तो प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 14 डेज़ में आप रिपोर्ट दे देंगे इस चीज़ का। ठीक है, देन अरेस्ट से रिलेटेड हमने कुछ रिफॉर्म्स पढ़े थे कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या है, कोई भी पर्सन है वो लेस देन 3 ईयर से पनिशेबल ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, उस केस में अगर वो इन्फॉर्म है या 60 ईयर्स से कम से ज़्यादा का क्या है, एज है उसकी, 60 ईयर्स से ज़्यादा की उसकी एज है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उस केस में उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। और ठीक है, और फिर सेक्शन 40 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 40 में क्या था कि हमने प्राइवेट पर्सन को ये अथॉरिटी दी थी कि अगर कोई भी ऐसा उनको ऑफेंडर दिखता है जो कि पर्सन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो उस केस में इनको क्या है, राइट है कि ये क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि
उसके बाद उस CRPC में आप देखोगे तो उसमें वर्ड यूज़ किया गया था कि एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके वो क्या करेंगे, उस पर्सन को ले जाके पुलिस ऑफिसर को देंगे, फिर पुलिस ऑफिसर उनका रीअरेस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास ही है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब कह दिया गया है कि जो एज सुन एज पॉसिबल वर्ड था उसमें, उसको रिप्लेस कर दिया है 6 आवर्स से, कि मतलब आपको अब जिस टाइम आप अरेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट पर्सन, किसी भी पर्सन को, वो क्या करेगा, 6 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशंस में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। देन अगर बात करें हैंड कपिंग की, तो 443 क्लॉज 3 आप देखोगे तो उसमें हैंड कपिंग के प्रोविजंस लिखे गए हैं कि किन किन केसेस में आप क्या कर सकते हो, हैंड कपिंग का यूज़ कर सकते हो। 187 में 187 का क्या था कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है आपको चार्जशीट प्रेजेंट करनी है, मतलब 60 डेज़ की उसकी कस्टडी होती है, तो उस केस में क्या करना है आपको, पुलिस कस्टडी पहले सिर्फ इनिशियल 15 डेज़ की होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब अगर 60 डेज़ के अंदर है तो 40 डेज़ के अंदर आप कितने भी कभी भी आप 15 दिन को क्या कर सकते हो, 40 पुलिस कस्टडी ले सकते हो। और अगर 90 डेज़ की है तो उस केस में 60 डेज़ के अंदर आप कभी भी पुलिस कस्टडी ले सकते हो, ठीक है। फिर कुछ रिफॉर्म्स इन्वेस्टिगेशन में किए गए, मतलब कुछ न्यू सेक्शंस ऐड ऑन किए गए, जैसे 105 है, 107 है। 105 आपका मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर से डील करता है। देन बी आपका सेक्शन 107 जो है अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डील करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स में क्या है कि 176 क्लॉज 3 में आप देखोगे तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि उनको क्या करना है, क्राइम सीन पे जाके जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना है। किन ऑफेंसेस में करेंगे वो, सिर्फ जो कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा से पनिशेबल होंगे, ठीक है। देन हम स्टेटमेंट और कन्फेशन की बात करें तो 179 में ये बोला गया है कि कोई भी अगर मेल है और वो 15 साल से नीचे का, 15 साल से कम एज का है या फिर अबव 60 ईयर्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ विटनेस स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं बुला सकता पुलिस ऑफिसर। या फिर कोई वुमेन है उसको नहीं बुला सकते, या फिर कोई भी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको भी नहीं बुला सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक्यूट इलनेस से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उनकी अटेंडेंस रिक्वायर नहीं की जा सकती है बाय पुलिस ऑफिसर। उन लोगों को अगर आपको एज एविडेंस उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उनके पास जाके आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। 193 क्लॉज 9 की बात करें अगर हम, तो इसमें है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 90 डेज़ के अंदर अंदर जो भी प्रोग्रेस हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में वो उनको इन्फॉर्म करना होगा, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को, ठीक है। फिर समनिंग प्रोसेस की बात करें तो सेक्शन 64 जो है वो बताता है कि अब जैसे कि हमारा क्या हो गया, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वे में होने लगी हैं, तो उस केस में ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसको आप समन कर रहे हो तो एक डायरी आप मेंटेन करोगे या रजिस्टर मेंटेन करोगे पुलिस स्टेशन में, जिसमें आप सारी डिटेल्स उसके लिखोगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, व्हाट्सएप, ये सारी डिटेल्स आप उस रजिस्टर में मेंशन करोगे। सेक्शन 66 क्या जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता है कि पहले क्या था, आप सब्स्टिट्यूटेड समन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या था कि सब्स्टिट्यूटेड समन है, मतलब उसमें समन का कॉन्सेप्ट आप CRPC में देखोगे तो उसमें क्या था कि अगर जो जिसको आप समन सर्व करना है वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके एब्सेंस में अगर आप किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को दे देते हो समन तो ये माना जाता है कि सर्व्ड है। लेकिन अब क्या है, एडल्ट मेल मेंबर के साथ साथ जो है वो एडल्ट वुमेन को भी ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है, एनी पर्सन वर्ड यूज़ कर दिया गया है। फिर ट्रायल प्रोसीडिंग्स में हम बात करें तो सेक्शन 230 में है कि आपको क्या है, पुलिस रिपोर्ट जो है वो विद इन 40 डेज़ एक्यूज्ड और विक्टिम को प्रोवाइड कर देनी है। कमिटल केस अगर आपके पास कमिट होके कोई केस आ रहा है तो उस केस में 90 डेज़ के अंदर आपको उस केस को कंप्लीट कर देना है, ठीक है, जो कि आपके 180 डेज़ भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। फ्रेमिंग और अगर कोई भी चार्ज आपको फ्रेम करना है तो उस केस में 60 डेज़ के अंदर आपको चार्जेस फ्रेम करने होंगे। टाइमलाइन फॉर डिलीवरिंग एंड अपलोडिंग जजमेंट की अगर हम बात करें तो उस केस में हम देखेंगे सेक्शन 258 प्रोवाइडेड फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज़ विच में एक्सटेंड टू 45 डेज़, मतलब कि अगर आपको जजमेंट पास करना है तो जनरली आपको 30 डेज़ के अंदर क्या करना होगा, जजमेंट पास करना होगा, जो कि 45 डेज़ भी एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन आपको रीज़न रिकॉर्ड करना होगा।
272 की अगर हम बात करें तो अगर आप ट्रायल प्रोसीडिंग देखोगे तो उसमें ये भी है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनको क्या करेंगे, 30 डेज़ का टाइम देंगे कि वो क्या करें, प्रेजेंट हो जाए। उसके बाद भी अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो एक्यूज को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब जजमेंट पास तो 30 या 45 डेज़ में करना है, लेकिन 392 ये बताता है कि उसको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो पोर्टल पे आपको 7 दिन के अंदर उस जजमेंट को पोर्टल पे अपलोड कर देना है। कुछ अदर टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो 290 है, प्ली बार्गेनिंग की बात करता है। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग में ये बताया कि टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज़ है, जिसके अंडर में आपको चार्जेस फ्रेम कर देने हैं। 60 डेज़ भी हो सकता है अगर पार्टीज़ म्यूचुअली सेटिस्फाई हो जाएँ तो। हमारे BNSS में मर्सी पटिशन का भी कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया गया है 472 में, कि अगर मर्सी पटिशन आप लगाते हो किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट को जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा विद इन 60 डेज़। और अगर वही मर्सी पटिशन आप गवर्नर के सामने लगाते हो तो गवर्नर क्या करेंगे, उस पटिशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे विद इन 30 डेज़। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस, और ये सारी चीज़ें भी हम इन डिटेल आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।